नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को वहां के जज ऐसा समझते हैं कि पूरी दुनिया की जानकारी उनके पास है, इसीलिए कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि देश के खिलाफ भी माना जा सकता है। उसी में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के मामले पर भी था। देशद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में सरकार से सवाल किए थे और उस सवाल में कहा गया था कि सरकार आखिरकार इस कानून को खत्म करने की कोशिश में क्यों नहीं है, क्योंकि यह कानून औपनिवेशिक काल का है, कॉलोनियल ईरा का है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने इसे महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए बनाया था और 124A जो सेडिशन का कानून है, राजद्रोह का कानून है, वो उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन का दौर चल रहा था तो भारतीयों को कैद करने, सजा देने और उनकी आवाज को दबाने के लिए बनाया गया था। अब इसका काफी दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए सरकार इसके बारे में सोचे कि अब 124A की जरूरत है कि नहीं। आईपीसी 124A की जरूरत अगर नहीं है तो सरकार इसे खत्म करे, लेकिन सरकार ने कहा कि अभी यह मामला लॉ कमीशन के सामने है, यानी विधि आयोग जो है इसके ऊपर फैसला लेगी। सरकार ये चाहती है कि इसके दुरुपयोग को कम किया जाए, इसमें सुधार किया जाए और जब तक विधि आयोग की रिपोर्ट सामने नहीं आती है सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों पर अड़ा रहा। लगातार इस मामले में सुनवाई पर सुनवाई होती रही, यहां तक कि जब कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने देशद्रोह के आए तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाता इस मामले को दबा के रखना चाहिए। राजद्रोह, देशद्रोह का कोई आरोप कम से कम दोषी सिद्धि तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यही नहीं, 11 मई 2022 को तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ही सुना दिया कि अब इसके बाद से राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह का केस किसी के ऊपर नहीं चलेगा, इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। इस पूरे आईपीसी की धारा 124A पर स्टे लगा दिया गया, यानी उनका कहना था कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीतिक तरीकों का। लेकिन सरकार ने उस समय भी कहा कि दुरुपयोग तो कई और कानूनों का भी हो रहा है, दुरुपयोग तो न्यायपालिका का भी हो रहा है, लेकिन इस मामले में सरकार अपने तरीके से गंभीरता से प्रयास कर रही है और जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही सरकार यह तय करेगी कि इसका क्या किया जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे जारी रहा और उसके बाद जितने भी देशद्रोह के मामले सुप्रीम कोर्ट में गए उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया कि यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसमें स्टे लगा दिया गया है, एफआईआर नई दर्ज करने से मना कर दिया गया है, तो पुराने मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इसीलिए अभी यह देशद्रोह का मामला चल ही नहीं रहा था। यानी कि कई पॉलिटिशियन, कई कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग, देश विरोधी साजिश रचने वाले लोग अब इस दायरे में नहीं आ रहे थे, उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। 124A के तहत राष्ट्रद्रोह का मामला उन पर नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को आईना दिखा दिया जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब से ये कानून बना है तब से इसका पॉलिटिकल दुरुपयोग भी किया जा रहा है और दूसरे स्तर पर भी सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। ये पुराना केस है, ये ब्रिटिश काल की देन है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब लॉ कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह बताया है और इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसके जो लीड करने वाले अध्यक्ष है लॉ कमीशन के और जो इस मामले के इस पैनल को देख रहे थे वो कोई और हैं, वो भी पूर्व न्यायाधीश हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक एक तर्क सुप्रीम कोर्ट के इन जजों का गलत है। सबसे पहला तर्क तो इन लोगों ने दिया था कि यह कानून
कॉलोनियल इरा यानी औपनिवेशिक काल का है, इसलिए इसको खत्म किया जाना चाहिए। इस पर लॉ कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप ये मानते हैं कि औपनिवेशिक काल के कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए तो पूरी की पूरी आईपीसी को ही निरस्त किया जाए, क्योंकि ये सारी की सारी आईपीसी की धाराएं जो है वो ब्रिटिश काल की ही देन है, हम लोगों ने उसी को अपनाया है। दूसरी बात है कि ब्रिटिश काल या औपनिवेशिक काल के नाम पर आज की परिस्थितियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जो वर्तमान में स्थिति है वहां पर देखा जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में व्यस्त हैं, क्योंकि 124A में आईपीसी की धारा जो है उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश को अस्थिर करने की कोशिश करता है, हिंसा फैलाता है और देश विरोधी गतिविधि अपनाता है, यहां तक कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है उसे लोकतांत्रिक तरीके के अलावा किसी और तरीके से अस्थिर करने या फिर उसे गिराने की कोशिश करता है तो उस पर राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का मामला चलाया जाएगा। तो क्या आजकल ऐसी स्थितियां नहीं है? क्या कई ऐसे संगठन नहीं हैं जो देश विरोधी गतिविधियां अपना रहे हैं? क्या ऐसे सबूत नहीं मिल रहे हैं कि देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और उसमें देश के ही कुछ गद्दार लोग शामिल हैं, यहां तक कि कुछ पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, विदेशी एजेंट हैं। इसीलिए अभी की परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि 124A जो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी, जो कानून ब्रिटिश काल में बनाया गया था, वो अभी लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जहां तक इसके दुरुपयोग की बात थी, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है, इसलिए सरकार इसे खत्म कर दे। इस पर भी लॉ कमीशन की तरफ से जो कहा गया है वो आंखें खोलने वाली है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये पूरा का पूरा कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और देखनी चाहिए कि वो जो आनन फानन में फैसला करते हैं वो उनको आईना दिखाने वाली है या नहीं, क्योंकि इसमें एक नहीं कई तर्क ऐसे दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर कानून या फिर आईपीसी की किसी धारा के दुरुपयोग की बात कही जाती है तो कई ऐसी धाराएं हैं, कई ऐसे कानून हैं जिसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। यहां तक कि अगर देश में देखा जाए तो कुछ कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही टिप्पणी है कि वहां पर अधिकांश मामले कंप्रोमाइज में खत्म होते हैं, यानी कि उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। ये जबरदस्ती एक दूसरे से बदले की भावना के लिए लगाए जाते हैं। इसलिए लॉ कमीशन ने कहा है कि जो व्यक्तिगत रिवेंज जो होता है उसमें भी कानून का दुरुपयोग किया जाता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो उसमें कुछ ऐसी धाराएं भी लगाई जाती है जो वो दुरुपयोग के तौर पर ही देखा जाएगा। अगर झगड़ा होता है तो उसमें कुछ महिलाओं से छेड़खानी का मामला दर्ज किया जाता है। यहां तक कि हरिजन एक्ट जो दलितों के लिए, हरिजनों के लिए बनाया गया है कि उनके प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाया जाए, जाति सूचक शब्द न बोले जाए, उसके भी दुरुपयोग होते हैं। 90% केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे आए हैं जिसका कोई समाधान नहीं हुआ, इसमें कोई सजा नहीं होती है, अंतिम तौर पर कंप्रोमाइज होता है। इसलिए जहां तक दुरुपयोग की बात है तो न्यायपालिका का भी दुरुपयोग होता है। कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक है, कोर्ट में क्या दुरुपयोग नहीं किया जाता है? क्या वकीलों का समस्या का समाधान करने के नाम पर कोर्ट का दुरुपयोग नहीं करते हैं? बेल के नाम पर खेल नहीं किया जाता है? तो यानी कि अगर न्यायपालिका का दुरुपयोग किया जाता है तो क्या न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए? उसमें सुधार हो सकती है। क्या पुलिस स्टेशन में घूसखोरी चलती है तो क्या पुलिस स्टेशन को, थानों को बंद कर दिया जाना चाहिए? अगर अधिकारी घूस लेते हैं, करप्शन में शामिल होते हैं तो क्या उस पूरे के पूरे अधिकारी वर्ग को खत्म कर देना चाहिए? किसी विभाग को बंद कर दिया जाना चाहिए? हाँ, इसमें यह जरूरी है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है, यानी कि जो दुरुपयोग के तर्क थे और औपनिवेशिक काल के तर्क थे सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों तर्कों को पूरी तरीके से लॉ कमीशन ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजों को आईना दिखाया है कि आप आनन फानन में ऐसे फैसले न लें। और सलाह दी गई है कि ये जो देशद्रोह का कानून है
ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है और इसलिए इसको ज्यादा कठोर तरीके से लागू किया जाना चाहिए वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। हालांकि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है और उस सुधार की गुंजाइश के तहत लॉ कमीशन ने सलाह दी है कि इसकी जांच जो है वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी से कराई जाए और उनके रिपोर्ट आने के बाद ही देशद्रोह का मुकदमा चले। लेकिन इसमें सजा का प्रावधान पहले से कड़ा होना चाहिए। पहले इसमें 3 साल की जेल या फिर उम्र कैद तक की सजा की व्यवस्था थी, लेकिन मिनिमम पनिशमेंट जो 3 साल था उसे लॉ कमीशन ने बढ़ाकर 7 साल करने की मांग की है कि इसमें 7 साल या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अब ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथों से निकल चुका है। जो 11 मई 2022 को इसके ऊपर स्टे लगाया गया था उस पर अब स्टे खत्म किया जाएगा। सरकार इस पर फैसला लेगी और सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को अपनी औकात में रहने की सलाह भी देगी। लेकिन इस पूरे देशद्रोह के मामले में कांग्रेस सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील माने जाते हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब पहले से ज्यादा मामले दर्ज होंगे और नेताओं को इसमें फंसाया जाएगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 2024 का चुनाव आने वाला है और 2024 के चुनाव से पहले कई बड़े पॉलिटिकल लीडर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को डर किसी दूसरी पार्टी के नेता से नहीं है, उनको डर सबसे ज्यादा कांग्रेस के उन नेताओं से है जो विदेशी धरती पर जाकर भी देश के खिलाफ साजिश करते रहे हैं। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल और जो देश विरोधी गतिविधियों के बारे में जिस तरीके से बातें अमेरिका और ब्रिटेन में राहुल गांधी ने की है उस पर तो उनको देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। और जो देश में घूम घूम कर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गलत तरीके से हटा दी जाए, इसका मतलब है कि वो भी देश की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने, अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जिस तरीके से मानहानि के मामले राहुल गांधी पर चल रहे हैं, 13 मानहानि के केस हैं उनके ऊपर दर्ज, वो अब देशद्रोह में तब्दील होने वाला है। क्योंकि अब देशद्रोह के नियम कानून पर स्टे खत्म हो जाने वाला है और लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसके बाद सरकार एक कठोर फैसला लेगी। राहुल गांधी जैसे नेताओं के इस डर के कारण ही कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। कांग्रेस अगर इस कानून को खत्म करना चाहती थी, 124A को खत्म करना चाहती थी, तो इसे कुछ समय पहले मुड़ के देखना चाहिए था। क्योंकि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 10 सालों की, उसमें सबसे ज्यादा देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। कुडनकुलम प्रोजेक्ट को खिलाफ जो विद्रोह प्रदर्शन हो रहे थे उसमें 600 से ज्यादा देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। कांग्रेस के समय में इसमें कोई संशोधन तो नहीं किया गया, लेकिन भर भर के देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए, झारखंड में दर्ज किए गए, नक्सलियों के खिलाफ दर्ज किए गए। लेकिन उस समय न सुप्रीम कोर्ट जागी, न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह लगा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा गलत है। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद स्थितियां बदली, सरकार बदल गई, व्यवस्थाएं बदली, तो इन लोगों को लगने लगा कि हम तो सबसे बड़े देशद्रोही हैं, तो हमारे खिलाफ अब कार्रवाई होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सेटिंग करो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कन्विंस करो कि किसी भी तरह से मिलॉर्ड ये मान ले कि जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अंग्रेज चलाया करते थे वो अब सरकारें कैसे चला सकती है। अगर 47 से अब तक, संविधान बनने के बाद से अब तक, पहली लोकतांत्रिक सरकार 1952 के बाद से अब तक, इतने सालों में सबसे ज्यादा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो क्या उस समय
124A के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्या उसका दुरुपयोग नहीं हुआ था। लेकिन समस्या तो अब यह है कि जो देशद्रोही थे वो अपने ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं कर रहे थे। अब स्थितियां बदल गई है, वही देशद्रोही सत्ता से बाहर हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज होने वाले हैं, तो वो बौखलाहट में सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में यह फैसला सुना रहा है। लेकिन अब स्थितियां बदली है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद देशद्रोह का मामला दर्ज होगा और राहुल गांधी जैसे नेता जो देश में घूम घूम कर, विदेश में जाकर देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, उनके ऊपर भी अब देशद्रोह का मामला दर्ज होगा। और कई ऐसे नेता कांग्रेस के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों के भी हैं जिनके खिलाफ अब देशद्रोह का मामला दर्ज होने वाला है। इसीलिए विपक्ष बौखलाई हुई है और कांग्रेस के नेता बाहर निकल कर बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है उससे अगले 1 सालों के अंदर बड़ा बवाल होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।